हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है फिर से आज साउंड का एक और नया लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे, यानी कि जो ध्वनि है उसकी विशेषताओं को जानेंगे। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने साउंड के चैप्टर का पूरा एनालिसिस फर्स्ट लेक्चर में किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने साउंड के कंसेप्ट को समझा था। फिर बात हुई थी जो साउंड एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बताया गया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव से रिलेट करके मैंने वेव क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेव क्या होते हैं, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया था। आज जो है फिर उसी साउंड के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको जानना बेहद ही जरूरी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा है, कह सकते हैं कि मतलब ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं ये ट्राई करूंगा कि इसको पार्ट वाइज में जो है कवर किया जाए। ठीक, तो आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ऐसे करके दो तीन और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। फिर एट लास्ट पिच ऑफ साउंड, नोट क्या होता है और एम्पलीट्यूड या लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती हैं, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को संभवतः सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारा आज का लेक्चर किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हमारा काम होगा अपने टॉपिक को यहां मेंशन कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की विशेषताएं, साउंड की विशेषताएं। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड पढ़ा था, वो इससे अलग है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि साउंड के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, उनको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साउंड की अगर बात करें तो एक तरह की एनर्जी है जो क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैंने किसके बारे में बताया था? वेव के बारे में बताया था। ठीक है ना। तो साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यानी कि एक वेव है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या है, वह वेव है। तो जैसे वेव जहां से भी जनरेट होता है उस वेव का कुछ ना कुछ लेंथ होता है, कुछ ना कुछ उस वेव को बनाने में या वेव जनरेट होने में कुछ टाइम लगता है, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, पिच होती है, एम्पलीट्यूड होता है, सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग बारीकी से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे इसका वेवलेंथ का। सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन होगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ। वेवलेंथ। अब देखो, वेवलेंथ को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि जो दो क्रेस्ट या जो दो ट्रफ होते हैं, जो वेव आपका बनता है, फिगर से समझाते हैं। यहां पे ऐसे समझिए, ऐसे मान लीजिए वेव बन रहा है कुछ इस तरह से, ऐसे बन रहा है ना। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं, TROUGS। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ, और ये भी क्या है? क्रेस्ट है। क्या है? क्रेस्ट, यानी कि जो चोटी होती है, और ये क्या होती है? घाटी जिसे कहा जाता है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है? इसको जरा हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमें नोट्स भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, फिर नीचे डायग्राम इसका बनाएंगे। तो देखिए, वेवलेंथ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस
traveled by distance traveled by a wave it is defined as the distance traveled by a wave in one complete oscillation OSCILLATION वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लिखा है ना, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, या कह सकते हैं सॉरी वेव लेंथ कहते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड लैम्डा, ठीक है ना। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और साथ ही साथ इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है इसका? वो होता है आपका मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेव, अब उसको फिगर से समझिए। देखिए ये रहा आपका, ऊपर हमने बना दिया वेव डिस्टरबेंस, ठीक है ना, वेव डिस्टरबेंस। और ये रहा आपका क्या? टाइम हो गया। क्या हो गया? टाइम हो गया। तो ये देखिए वेव ऐसे बनता है, एक सेकेंड, वेव की बात करें अगर, वेव कैसे बन रहा है? ये देखिए, ये यहां से ऐसे गया, ये और ये रहा ऐसे, फिर आगे गया ऐसे करके, इसी तरह से आगे बनता जाता है, ठीक है ना। ये वेव डिस्टर्बेंस है, ये टाइम है। क्या कह रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ये वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ और फिर जाकर के ये बना, ठीक है ना। तो ये वाला सी, ये वाला भी सी, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? लैम्डा, जिसको वेवलेंथ कहा जाता है। एक कंप्लीट, एक पूरा ऑसिलेशन, एक पूरा चक्कर लगाने में, एक ऐसे नीचे है, नीचे से फिर ऊपर गया ऐसे करके, यानी कि ये और ये किए, एक कंप्लीट ऑसिलेशन बनी। क्लियर हो गई बात? इसको कहते हैं वेवलेंथ। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी? अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? दूसरा हमारा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो जो ऑसिलेशन होता है पर यूनिट टाइम, क्या होता है? ऑसिलेशन, यानी कि ये जो कंप्लीट होता है रोटेशन, सॉरी एक चक्कर जो ये पूरा वेव बनाता है, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ, फिर से ऐसे गया यहां तक आया, हुआ एक वेवलेंथ बना, इतना डिस्टेंस वेवलेंथ हो गया। तो ये इसमें जो समय लगता है, यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the number of oscillation per unit time, बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यानी एक इकाई समय में जितनी बार ऑसिलेशन होता है, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड की अगर भी बात की जाए तो कितनी बार जो है ऑसिलेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, या उस वेव की फ्रीक्वेंसी कही जाती है। और फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by ग्रीक वर्ड से इसको भी यूज किया जाता है, ग्रीक वर्ड न्यू, NU, और इसका साइन होता है कुछ ऐसे करके,
ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू पढ़ते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। म्यू कुछ इस तरह से होता है, इसको म्यू पढ़ा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है आपका? न्यू है। क्लियर हो गए। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी के यूनिट की, फ्रीक्वेंसी के अगर यूनिट की बात करें तो इट्स SI यूनिट इज HERTZ हर्ट्ज, या तो HZ लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज, HERTZ। देखिए एक साइंटिस्ट ने इन्हीं के नाम पे रखा गया था, इनका नाम था हेनरिच रुडॉल्फ हर्ट, हेनरिच रुडॉल्फ हर्ट, हेनरिच रुडॉल्फ हर्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी बताए थे, इनके नाम पे जो है ये यूनिट बनाया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना बात क्लियर हो गया कि वेवलेंथ क्या है और ये फ्रीक्वेंसी क्या है। चलिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बाद अभी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके साउंड के। तो सबसे पहले हम लोग वेवलेंथ को समझ लिए, फ्रीक्वेंसी को समझ लिए। फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन पाया जाता है, वो रिलेशन ये होता है कि म्यू यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। इसको भी याद रखिएगा, अभी आगे ये काम आने वाला है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करेंगे इसको, हाँ एक सेकेंड, इसमें कुछ और भी चीजें होती है। जैसे ये जो हर्ट्ज होता है, 1 किलो हर्ट्ज और 1 मेगा हर्ट्ज, इसका क्या मतलब होगा? तो देखिए इसको जो है, इसके यूनिट को दो तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। पहला एक कहेंगे हम लोग 1 किलो हर्ट्ज, अगर 1 kHz लिखा है तो क्या होगा, और दूसरा नंबर 1 MHz लिखा है तो क्या होगा। 1 kHz का मतलब होता है 1 किलो हर्ट्ज और 1 MHz का मतलब होता है 1 मेगा हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज में कितना हो जाएगा? 1000 हर्ट्ज। सिंपल है, कितना हो जाएगा? 1000, 1000 HZ। चलिए, और 1 मेगा हर्ट्ज में थोड़ा सा बड़ा होता है इसका वैल्यू, वो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा हमारा? यानी कि इसको कह सकते हैं 1000 या फिर 000, ऐसे लिखा जा सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही है। यानी कि 1 फिर 000 फिर 00 फिर 1, यानी कि 2 3 2 5 1 6 0 हो गया। 6 0 है, 3 2 5 1 6, और ये किस में आ जाएगा? हर्ट्ज में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बाद तीसरा नंबर आएगा आपका टाइम पीरियड। कौन सा आएगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब टाइम पीरियड पे आते हैं। तो टाइम पीरियड बिल्कुल सिंपल है, द टाइम टेकन बाय 2 consecutive कंप्रेशन या 2 consecutive रेयर फ्रैक्शन। द टाइम टेकन बाय 2 consecutive, यहां से लिखते हैं, द टाइम टेकन बाय 2 consecutive compression or 2 consecutive rare fraction, देखिए क्या लिखा है, द टाइम टेकन बाय 2 consecutive compression or 2 consecutive rare fraction to cross a fixed point, to cross a fixed point is called its time period, is called time period। इसको जरा हम फिगर से समझाते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहना चाह रहा है? इसके कहने का मतलब ये हुआ, जैसे साउंड एक क्या है, कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर ये वेव डिस्टरबेंस हो गया और ये हमने टाइम का ले लिया, ठीक है ना,
तो आप देखते हैं जो साउंड वेव है वो किसका एग्जांपल है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल कौन है, साउंड है। तो साउंड में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, यानी कि जो वेव डिस्टरबेंस है और जो वेव का डायरेक्शन है। याद रखिएगा मैंने कल बताया था कि जो ये वेव का ये जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है और ये जो वेव का डायरेक्शन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसको ट्रांसवर्स कहा जाता है। अगर वेव के अलोंग ही आपका वेव डिस्टरबेंस भी चल रहा है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है, जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। यानी कि ऐसे पार्टिकल जो होते हैं वो कभी कभी काफी क्लोज आ गए, मान लीजिए ऐसा हो गया, ठीक है ना, फिर हो सकता है ऐसा हो, फिर हो सकता है कुछ इस तरह से हो, फिर ऐसे होगा, ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ आपको एक चीज नजर आ रही होगी, वो क्या है कि किस तरह से ये जो पार्टिकल है काफी क्लोज है, फिर यहाँ देखिए दूर हो गए, फिर यहाँ क्लोज है, फिर यहाँ दूर हो गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं कंप्रेशन हो रहा है COM में, और यहाँ क्या हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लिखा ना, द टाइम टेकन बाय 2 कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन, यानी कि दो लगातार, दो एक के बाद एक कंप्रेशन, ठीक है ना, और या दो लगातार एक के बाद एक रेयर फ्रैक्शन जो होते हैं, टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक निश्चित बिंदु को अगर क्रॉस करते हैं, जैसे यहां से ये कोई पॉइंट है, इसको क्रॉस किए, ये कोई पॉइंट है, इसको क्रॉस किए, इसको जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने में जो समय लगता है, ठीक है ना, क्रॉस करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड। और उसका रिलेशन यहाँ आपको दिख रहा होगा, म्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये दोनों का एक ही रिलेशन होता है। क्लियर हो गई बात? अब आगे समझते हैं, टाइम का सिंबल अगर देखा जाए, टाइम का अगर सिंबल देखा जाए तो टाइम का सिंबल सबको पता है, वो क्या होता है आपका, टी होता है। और यूनिट की बात करें अगर, यूनिट आपको भी पता है, इसका क्या होता है, सेकेंड होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। फोर्थ नंबर आएगा आपका, फोर्थ नंबर आएगा आपका क्या आएगा, वेलोसिटी या स्पीड कहा जा सकता है, वेलोसिटी या स्पीड कहा जाता है। अब वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल है, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, वेलोसिटी या स्पीड हो इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही ना होता है। यानी कि अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे किया जा सकता है, अगर वेलोसिटी के डेफिनेशन को लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस which a point on the wave such as compression or rarefaction travel per unit time। ये जो compression और rarefaction जो होता है, ये जो पर यूनिट टाइम में जितना ट्रेवल करता है डिस्टेंस, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, कंप्रेसर और रेयर फ्रैक्शन यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मैं फिगर से बता रहा हूं, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये जितने टाइम में ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल करता है उसको हम लोग कहते हैं, जो डिस्टेंस वेव ट्रेवल करता है वो क्या होता है, वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ होता है कि नहीं होता है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि वेवलेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा, वेवलेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस which a point on the wave, it is defined as the, यहां लिखते हैं it is defined as the, it is defined as the, it is defined as the distance on which a point, it is defined as the distance on a point on which point on the wave such as compression or rarefaction, a point on wave such as compression or rarefaction
compression or rare fraction per unit time, sorry, compression or rare fraction, it is defined as the distance on which a point on the wave such as compression or rare fraction travel per unit time होगा। क्या हो जाएगा? travels per unit time, travels per unit टाइम। इसको क्या कहेंगे हम लोग? वेलोसिटी कहेंगे। मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूँ, फिगर के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपका रहा फिगर, ये आपका क्या हो गया, क्या शो कर रहा है? एक्स वाला टाइम, और ये ऊपर वाला वेव डिस्टरबेंस। चूंकि यह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो आपको पता है कि जो वेव डिस्टरबेंस होता है और जो वेव का डायरेक्शन होता है दोनों अलॉन्ग एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यानी कि ये देखिए आपका इसमें कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ये चीजें दिख रही हैं। यहां से यहां तक आपको क्या दिखा? कंप्रेशन दिखा। यहां से यहां तक रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ये चीजें आपको दिख रही हैं। क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑन विच अ पॉइंट ऑन द वेव, डिस्टेंस ऑन विच अ पॉइंट ऑन द वेव। ये जो वेव है आपका दिख रहा है, ये जो वेव बन रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, देखिए ये जो वेव बन रहा है, इसी पे कोई पॉइंट आप कहीं मेंशन करिए, कहीं भी मेंशन करिए कोई पॉइंट, ठीक है ना। ऑन विच रेयर फ्रैक्शन आर कंप्रेशन ट्रेवल पर यूनिट, यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ये ऐसे पास हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। किस तरह से? जैसे आपने ये पॉइंट सपोज किया था, यहाँ से ये कंप्रेशन इस तरफ आगे बढ़ा, फिर इस तरह से यहाँ देखिए रेयर फ्रैक्शन ऐसे आगे बढ़ा, फिर यहाँ से देखिए ऐसे इस तरह से इस पॉइंट से आगे बढ़ा, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, तभी तो ये वेव जनरेट हो रहा है कुछ इस तरह से। आखिर वेव तभी ना जनरेट हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है, ये जो आपका वेव इतना चला ये वेव लेंथ हो गया, और जितना समय लगा वो क्या हो गया? टी हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिए जरा वेलोसिटी को अगर हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, और डिस्टेंस क्या, ये जो वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको वेव लेंथ कहा जाता है, और वेव लेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को किससे करते हैं? t से। एक रिलेशन यहाँ आपको पता चला। आगे देखिएगा, आपने पढ़ा है अभी जस्ट कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर मैं इसको लिखूं v इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू, आपको लैम्डा दिख रहा है, लैम्डा दिख रहा है कि नहीं? तो 1 अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 1 अपॉन टी को आप म्यू लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा, v इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी का जो फार्मूला मिलेगा वो होगा v, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू, ये म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, क्या है? फ्रीक्वेंसी, और इनटू लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, क्या है? वेवलेंथ। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये आपके पास आ गया एक दूसरा फार्मूला। वेलोसिटी इक्वल टू, अभी तक हम लोगों ने जनरली वेलोसिटी क्या पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ एक नया रिलेशन समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? HZ हर्ट्ज होता है, और वेवलेंथ क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ से आप नया यूनिट भी इसका बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात? या तो वेलोसिटी है तो आप इसको मीटर पर सेकेंड भी कह देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटू वेवलेंथ क्या है? मीटर होता है, तो m होता है। तो यहाँ ऊपर हो गया आपका क्या? मीटर हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड आपका फिर से आ जाएगा, जो वेलोसिटी का एक्चुअल में यूनिट होता है। तो किस तरह से हम लोगों ने देखा कि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कितनी आसानी से हम लोग समझ गए, ठीक है ना। वेलोसिटी के यूनिट को भी आप मीटर पर सेकेंड जानते हैं, इसको वेलोसिटी को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं।
अब देखिए स्पेस ना होने की वजह से मैं कहा था स्टार्टिंग में ही कि जो है लेक्चर को थोड़ा सा हम लोग आगे ले जाएंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी, इन चारों प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, राइट। अब इसके बाद हम लोगों के पास होगा पिच ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, और लाउडनेस। ऐसे जो है 2-3 प्रॉपर्टीज अभी और बची हुई हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक क्या करिए आप लोग, इन सारे का जो भी हमने मैटर यहाँ पे लिखा है शॉर्ट वे में लिखा है, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।